नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। युवा स्वेच्छा से आगे आकर समाज में जागरूकता फैलाएं, कहा महाराज कंवरपाल। पानी के लिए जाने वाले सैंपल्स में 20% होते हैं फेल। भाजपा सरकार में हरियाणा कर रहा तरक्की, कहा पूर्व मंत्री जेपी दलाल। जीतूवाला ओवरब्रिज चालू होने से 15 गांवों के लोगों सहित 60,000 लोगों को मिलेगी आवागमन की सुविधा। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में 2025 के अंतिम सत्संग समारोह का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया, जिसमें महाराज कुंवरपाल जी ने अपने प्रवचनों से श्रद्धालुओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जीवन में सच्चा सुख भक्ति और सेवा में ही निहित है। महाराज कुंवरपाल ने उपस्थित श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि वे नशे, क्रोध और द्वेष जैसी बुराइयों से दूर रहें और रक्तदान करने की अपील की। कार्यक्रम में लाखों श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिन्होंने भजन कीर्तन में भाग लेकर भक्ति भावना के माहौल को और भी पवित्र बना दिया। राधा स्वामी सत्संग भवन में महाराज कुंवरपाल ने कहा कि मनुष्य यदि अपने विचारों को शुद्ध रखे और दूसरों की भलाई करे तो वह सच्चा धर्म का पालन होता है। महाराज कुंवरपाल ने युवाओं से रक्तदान की अपील की और कहा कि नशे से दूर रहकर समाज सेवा में लगे रहें। उन्होंने कहा कि रक्तदान एक ऐसा महान कार्य है जिससे किसी की भी जान बचाई जा सकती है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे आगे आकर समाज में जागरूकता फैलाएं और हर 3 महीने में स्वेच्छा से रक्तदान करें। महाराज कंवरपाल ने कहा कि आज के समय में युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है, जिससे समाज और परिवार दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वहीं इस अवसर पर लगाए गए रक्तदान शिविर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। कार्यक्रम के प्रधान कमल सिंह ने बताया कि कैंप की शुरुआत भक्तिमय माहौल में हुई और सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा मानवीय कार्य है जो किसी की जान बचाने में सहायक बनता है। वहीं इस अवसर पर बाड़सा, झज्जर और बंसीलाल अस्पताल भिवानी से आए ब्लड बैंक की टीम ने रक्त संग्रहण की जिम्मेदारी को संभाला। जितने भी अपने सत्संग होते हैं लगभग सभी आश्रमों में रक्तदान शिविर लगाते हैं, क्योंकि सत्संगियों को सेवा, भक्ति और उसके साथ सामाजिक कल्याण के जितने भी कार्य हैं उनके लिए प्रोत्साहित करते हैं, जागृत करते हैं, उनको उनकी महत्व समझाते हैं। जिस प्रकार से रक्तदान के बारे में है कि ये एक बहुत कल्याणकारी काम है। ज़रूरत जब पड़ती है इंसान को तो कई बार तो मौत से भी बचा लेता है। तो ऐसे अवसर आते हैं जबकि इनकी ज़रूरत होती है। तो हर आश्रम में लगभग जितनी भी ज़रूरत होती है वहाँ के लोकल हॉस्पिटल्स में या रक्तदान भंडार हैं उनमें हम देते हैं। सत्संग का जैसा कि आपको जाहिर है कि वर्ष में हर आश्रम में सत्संग होते रहते हैं। 60 आश्रम में लगभग अपने आश्रम है और ये मान के चलो कि नवंबर का सत्संग या भिवानी या दिनोद में साल का ये आखिरी माना जाता है। इसके बाद रोहतक का और नए वर्ष का फिर शुरुआत यहीं से होती है। तो सत्संग में तो जीव के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, सामाजिक जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, घरों में प्यार प्रेम के लिए, सेवा के लिए, बूढ़े बुजुर्गों के इज्जत मान के लिए, उनकी सेवा स्वरूपा के लिए बताने के साथ साथ जीवों को भक्ति के मार्ग पे लेके आते हैं। ये हमारा गुरु पूर्णिमा के नाम से एक सत्संग होता है। लगभग जो बड़े सत्संग होते हैं 12 होते हैं और लगभग 50 हमारी ब्रांचें हैं राधा स्वामी विनोद के। तो हजूर महाराज जी हमारे उस सत्संग में जाकर ब्लड डोनेशन कैंप हर जगह लगता है। आज भिवानी के अंदर इसका आयोजन किया गया है। बाढ़सा की टीम आई थी और रात को ही वो टीम आ गई थी। सुबह 6 बजे हमने ये रक्तदान शिविर शुरू कर दिया था। उन्होंने जितनी कैपेसिटी मांगी थी, जिनकी उनके पास कैपेसिटी, उसके हिसाब से उन्होंने रक्तदान कर दिया है। और आज चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल से भी टीम आई है रक्तदान शिविर के लिए। उनको भी हमने पूरा रक्तदान जो उनकी कैपेसिटी उसके हिसाब से दिया है। महाराज ये की बात करते हैं, रक्तदान महादान है। रक्तदान है जो अगर आप दोगे तो व्यर्थ नहीं जाता, किसी दुश्मन के पड़ता है। जैसे चिलचिलिया के हमारे बच्चे हैं तो कैंसर का पेशेंट है,
एक्सीडेंट में किसी एक्सीडेंट में खून की जरूरत पड़ती है तो राधा स्वामी आश्रम विनोद महाराजियों के आदेश पे हर समय टाइम रहता है। जब भी किसी को जरूरत पड़ती है तो हम वहाँ हाजिर मिलते हैं और रक्तदान देने की पूरी कोशिश करते हैं और जरूरतमंद जो हमारे जरूरत है जिसको रक्तदान की उसको पूरी करवाते हैं। एक ऐप भी बनाई हुई है, उस ऐप में कोई भी साथी डालता है, चाहे दिल्ली है, रोहतक है, हिसार है या दूसरी जगह है, तो वहाँ पर नंबर सेव कर रखे हैं। आप लोगों से भी क्या कहना चाहेंगे कि रक्तदान करना चाहिए अपने जीवन? स्वास्थ्य व जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर में समय समय पर पानी के सैंपल लिए जाते हैं। वे फेल आने पर सैंपलों की रिपोर्ट्स को उपायुक्त को भेजा जाता है ताकि दूषित पानी से होने वाली बीमारियों को जिले में रोका जा सके। जन स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो हर माह 100 से अधिक पानी के सैंपल लिए जाते हैं, जिनमें 10 से 20% सैंपल फेल आ रहे हैं। फेल आने वाले सैंपलों की नहर एवं सिंचाई विभाग को एक रिपोर्ट भेजी जाती है ताकि शहर वासियों को स्वच्छ जल प्राप्त हो सके। नागरिकों का कहना है जल शुद्ध और स्वच्छ पेयजल की सुचारू आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो शहरवासी सड़कों पर आकर आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि जन स्वास्थ्य विभाग शहर में समय समय पर पानी के सैंपल लेता है और सैंपल्स फेल आने वाले पर उनकी रिपोर्ट्स को आगे भेजा जाता है ताकि दूषित पानी से होने वाली बीमारियों को जिले में रोका जा सके। वहीं फेल आने वाले सैंपल्स की नहर एवं सिंचाई विभाग को एक रिपोर्ट भी भेजी जाती है ताकि शहर वासियों को स्वच्छ जल प्राप्त हो सके। वहीं इस संबंध में जन स्वास्थ्य अधिकारी अशोक भाटी ने कहा कि शहर में दूषित पानी आने की शिकायत अभी तक कोई नहीं मिली है, फिर भी कौन से इलाकों में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है इसका पता करवा कर सप्लाई ठीक करवा दी जाएगी। बहुत जल्द ही इसका पता करके शुद्ध एवं स्वच्छ जल की आपूर्ति बहाल की जाएगी। समय समय पर स्वस्थ जल के लिए कॉलोनी वासियों को जागरूक भी किया जाता है। फैल आने का कारण आप पूछ रहे हैं तो उसमें कई कारण हो सकते हैं कि जैसे सैंपल लेने वाले के हाथ साफ ना हो या फिर जैसे बरसात का टाइम चला हुआ है अभी, तो बरसात के कारण भी थोड़ा मिट्टी पानी के अंदर आ जाती है। कई बार फिल्टर मीडिया भी ठीक से काम नहीं कर रहे होते, तो ये चीज़ें हैं कि उसमें फिर सैंपल फेल आ सकता है। पर जिसका भी सैंपल फेल आता है उसमें हम लोग उसकी दोबारा सैंपलिंग करवाते हैं। तो दोबारा जब सैंपलिंग कराते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि भाई वो दस्ताने पहन के आप सैंपलिंग करें। बरसात उस दिन या उससे एक दिन पहले या उससे एक दिन बाद ना आई हो, तो ये चीज़ें हम लोग उसमें देखते हैं। अदरवाइज़ तो कोशिश यही रहती है कि स्वस्थ पानी जो है लोगों के घर तक पहुँचे। जब भी कोई सैंपल फेल आता है तो उसमें संबंधित अधिकारी को, जैसे ग्राम स्तर के ऊपर है तो जेई को या एसडीओ को निर्देश दिए जाते हैं कि आप इसका कारण पता कराइए। जैसे मैंने आपको बताया कि मशीनरी का भी कई बार हो सकता है, जो सैंपल लेने वाला है उसका भी कारण हो सकता है। जो कारण होता है, जो क्यों सैंपल फेल आया है, तो उसमें हम कारण जान के फिर उसको निर्देश दिया जाता है कि दोबारा सैंपलिंग लो, तो फिर इसकी दोबारा सैंपलिंग ली जाती है। और लोगों को भी समय समय पर जागरूक करते हैं। भिवानी ज़िले के अंदर हमने काफ़ी जो है एफटीए किट, जो फील्ड टेस्टिंग किट होती है, ये वाली ये फील्ड टेस्टिंग किट है, या घर पे ही चेक कर सकता है पानी कि वो पानी पीने योग्य है नहीं है। हमने काफ़ी आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, ग्रामीण हैं, स्कूल हैं, सभी में हमने फ्री में हमने बांटी है और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। ताकि ईजिली तौर पे कई बार लोग जो हैं लैब तक नहीं आ पाते, पानी टेस्ट नहीं करवाते, तो उनके लिए हमने ये कि अपने घर पे ही आप पानी चेक करो, आपकी आंखों के सामने ही पानी चेक करो। ज़मीन का पानी खारा है, ख़त्म हो चुका है और नहरी पानी आ नहीं रहा, सप्लाई का पानी आ नहीं रहा। तो ये एक जनता के लिए मूलभूत ज़रूरी सुविधा है और इसी को कोई भी सरकार अब तक देने में विफल रही है। ज़मीन में पानी ट्यूबवेल लगा के नहरों में डाला जा रहा है और इसकी सप्लाई वाटर वर्क्स के द्वारा की जा रही है, जिसकी टीडीएस भी काफ़ी है और उसमें बहुत से खनिज हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो मैं सरकार से, प्रशासन से पुरजोर विरोध करता हूँ, गाँव में व शहरों में घर घर जाकर पानी की सप्लाई को सुनिश्चित कराएं और भिवानी में जितने भी सैंपल पानी के पीने के लिए जा रहे हैं सभी फ़िलहाल फेल आ रहे हैं, जिसका जो हमें सरकार पर एक सवालिया निशान है और सरकार को इस तरफ बहुत जल्द ध्यान देना चाहिए, वरना लोगों का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता जाएगा।
ठीक है। वो हाउस टू हाउस सर्वे करते हैं, तो जहाँ पर भी कंटेमिनेशन की संभावना लगती है तो उस एरिया में हमारी 22 टीम तो हैं शहर में और 138 टीमें हमारी फील्ड में। तो ये सारी डाटा पूरा डिस्ट्रिक्ट का है, जो कि हम जितने भी अनफिट आते हैं उनकी सूचना हम उपायुक्त महोदय को और पब्लिक हेल्थ को देते हैं। सैंपल में हम 2 तरह के टेस्ट करते हैं, एक तो ऑर्थोटोलिन टेस्ट करते हैं और एक तो बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। जो बैक्टीरियोलॉजिकल जो टेस्ट में अगर फिट होता है उसकी भी संख्या हमारी इसमें दर्ज करवाते हैं और अनफिट आते हैं उसकी भी संख्या दर्ज करवाते हैं। जो ऑर्थोटोलिन जो टेस्ट है उसमें इसका मतलब ये है कि उसमें क्लोरीन की मात्रा है कि नहीं, वो उसका टेस्ट होता है। इसमें भी हमें अभी 2024 में तो ऑर्थोटोलिन कोई नेगेटिव नहीं आया है कि, लेकिन 2022 और 2023 में 22 में हमारा 18 केस नेगेटिव आए थे और 23 में 4 आए थे। और अभी तक ऑर्थोटोलिन जो क्लोरीन की मात्रा वो तो प्रेजेंट है, लेकिन बैक्टीरियोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं उसमें ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट पाए गए हैं, वो 2217 है। और हमारा टारगेट है कि हम 150 से 200 सैंपल डेली कलेक्ट करवा करके जितने भी अनफिट पाए जाते हैं उसकी सूचना हम उपायुक्त को देते हैं। हमारा मकसद यही है कि इसके पीने के पानी की कोई कंटेमिनेशन ना हो करके उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या ना बढ़े, क्योंकि ये सीज़न है, इसमें उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। पानी से फैलने वाली एक उल्टी दस्त बीमारी होती है, एक मोतीधारा होता है, एक पीलिया होता है। तो संख्या ये जो वैसे तो ट्रीटेबल होती है, लेकिन इसमें ये एक नोटिफाइबल होती है कि हम इसमें कोई बीमारी है जैसे कोलरा है तो वो उसमें पाया जाता है कि इसमें मरीजों को संख्या बढ़ाने की एपिडेमिक्स होने से रोका जा सके। हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और बिहार में भाजपा की बड़ी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में हरियाणा पिछड़े से अग्रणी राज्यों में पहुंचा है। जेपी दलाल ने कहा कि मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश की तस्वीर बदली है और जनता का सरकार पर विश्वास बढ़ा है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना रह गया है। दलाल ने कहा कि राहुल गांधी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए जनता उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए मोदी व मनोहर लाल की जमकर सराहना की और राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने एक एक कर विपक्ष के हर आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार बनने पर मनोहर लाल के नेतृत्व में लोगों का शासन पर विश्वास जगा। उससे पहले प्रदेश में कुछ ही लोगों का बोलबाला था। विपक्ष द्वारा 11 साल में से भ्रष्टाचार, अपराध व कर्ज बढ़ने के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि 11 साल में भाजपा राज में हर जिले में मेडिकल कॉलेज व हाईवे बन गए हैं। हरियाणा की जीडीपी व निर्यात भी बढ़ गया है। विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना ही है। वहीं विपक्ष द्वारा सीएम नायब सैनी को डमी बताने व हरियाणा सरकार को मनोहर लाल द्वारा चलाने के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि सीएम डमी नहीं है, शरीफ व सज्जन पुरुष हैं। विपक्ष ऐसी भाषा का प्रयोग न करे। उन्हें बिहार के चुनाव को लेकर कहा कि पूरे देश में मोदी का डंका बज रहा है। बिहार में एक तरफा माहौल है और भाजपा की इतनी सीटें आएंगी जो पहले कभी नहीं आई। बहुत तरक्की की है, आम आदमी का जीवन का सुधार हुआ है और देश में जो पिछड़े राज्यों में था, हरियाणा शुरू हुआ था तब, अब अग्रणी राज्यों में हो गया है। और जहाँ तक हमारी बात है पिछले 11 साल की, हरियाणा के अंदर पिछली सरकारों में कुछ आदमियों का शासन होता था। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो हरियाणा में सरकार आई, प्रत्येक हरियाणावासी का शासन में विश्वास जागा है और उसको भरोसा हुआ है कि ये सरकार अपनी है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। विपक्ष तो कहता है सर 11 साल में जो है भ्रष्टाचार बढ़ा है, अपराध बढ़ा है और हरियाणा पर कर्ज पे कर्ज बढ़ा है। जितनी तरक्की हरियाणा में की है पिछले 11 साल में, हर ज़िले के अंदर हाईवे, हर ज़िले के अंदर मेडिकल कॉलेज, तरह तरह की यूनिवर्सिटी, जीडीपी में हरियाणा बहुत तरक्की कर रहा है। हरियाणा उद्योगों में सबसे आगे चल रहा है, एक्सपोर्ट में हरियाणा आगे चल रहा है। विपक्ष का काम अपना कहना है वो कहता रहे। इसके साथ ही आरोप लगता है सर कि हरियाणा के सीएम नायब सैनी जो है वो डम्मी है और दिल्ली से मनोहर लाल सरकार चला रहे हैं। हरियाणा के सीएम डम्मी नहीं है। हरियाणा के सीएम शरीफ आदमी है, सज्जन आदमी है, शालीन आदमी है।
और विपक्ष को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बात करें बिहार की, आपकी भी ड्यूटी लगे, क्या समीकरण है बिहार के? बिहार में ही नहीं, पूरे देश में मोदी जी का नेतृत्व का डंका बज रहा है। बिहार में अभूतपूर्व रिजल्ट आएंगे, इतनी सीटें आएंगी जो पहले कभी नहीं आई। एक तरफा माहौल है। सर वहाँ पर राहुल गांधी जाते हैं, वो कहते हैं कि जो मोदी हैं, अमित शाह हैं, वो वोट के लिए स्टेज पर डांस भी कर सकते हैं। राहुल गांधी जी का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। वो बेचारे अनूल जुलूल बयान देते रहते हैं, लोग उनको गंभीरता से नहीं लेते। रेल अंडरपास महापंचायत सुधार समिति और आरडब्ल्यूए के संयुक्त प्रयासों से बने जीतूवाला ओवरब्रिज का शुभारंभ हुआ। भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश जांगड़ा ने कहा कि यह ओवरब्रिज भिवानी वासियों के लिए हरियाणा सरकार का नायाब तोहफा है। वहीं रविंद्र यादव ने बताया कि इस पुल के चालू होने से करीब 15 गांवों के 60,000 से अधिक लोगों को आवागमन की बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने महापंचायत से अथक प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि अब क्षेत्रवासियों को लंबे समय से चली आ रही परेशानी से राहत मिलेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही पुल पर लाइटें, सरफेस रोड, रंग रोगन और बरसाती पानी की निकासी जैसी सुविधाएं भी पूरी कर दी जाएंगी। रेलवे अंडरपास महापंचायत सुधार समिति एवं आरडब्ल्यूए के संयुक्त तत्वावधान में लाइन पार्क क्षेत्रवासियों ने नवनिर्मित जीतूवाला ओवरब्रिज के टॉप सेक्शन पर खुशी जताते हुए हरियाणा प्रदेश की नायब सरकार का धन्यवाद किया। इस बारे में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष राजेश जांगड़ा ने बताया कि रेल अंडरपास हरियाणा दिवस पर भिवानी वासियों को हरियाणा की नायब सरकार ने नायब तोहफा दिया है। इस पुल को ट्रैफिक के लिए पीडब्ल्यूडी अधीक्षक अभियंता सुरेंद्र देशवाल ने 1 नवंबर से खोलने का वादा किया था, जिसे पूरा करते हुए पुल को आवागमन के लिए खोल दिया गया। जीतूवाला जोड़ निवासियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, सांसद धर्मवीर सिंह, कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा, विधायक घनश्याम सराफ व उपायुक्त का अपनी ओर से विशेष धन्यवाद किया। वहीं रविंद्र यादव ने कहा कि पुल पर ट्रैफिक चालू हो गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों को पिछले 5 साल से बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ रही थी, लेकिन अब 60,000 लोगों के साथ तोशाम विधानसभा क्षेत्र के 15 गांवों के लोगों को शहर में आने जाने की अच्छी सुविधा उपलब्ध हो गई है। ये हमारा कृष्ण कॉलोनी वाला पुल है, जहाँ पर जो हरियाणा दिवस के रूप में हमें ये हरियाणा सरकार ने हमें बहुत ही नायाब तोहफा दिया है। और यहाँ पर इतना बस्ती का आवागमन है, करीब 60,000 लोगों का आवागमन बस्ती से आगे होता है। और यहाँ पर करीब सैकड़ों गांवों को इस पुल का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इस पुल से हमारे जो व्यापार है, बिजनेस है, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। और इस पुल से जैसे बीजेपी सरकार ने हमें इतना बढ़िया नायाब तोहफा दिया है, इससे सभी पूरे कॉलोनी वासी और सभी खुश हैं और सभी हर्षोल्लास से इस पुल का स्वागत कर रहे हैं। और जैसे कि पहले बिल्कुल कट रहा था मामला, ये पुल से पहले कटा हुआ था, अब बिल्कुल ही सुगम और आसान हो गया पब्लिक के लिए। और पब्लिक इतनी मतलब खुश है यहाँ की, सभी लड्डू बांट रहे हैं, केक काट रहे हैं। हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में बहुत ही बढ़िया नायाब तोहफा सरकार को दिया, इससे हम बार बार सरकार का धन्यवाद करते हैं। दुर्गा कॉलोनी भिवानी का निवासी, मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि रेलवे एवं स्थानीय प्रशासन के सहयोग से ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है, जो बाहरी कॉलोनियों को, जिसके अंदर 30,000 लोगों की बस्ती है, जो शहर से हमें जोड़ेगा। इससे हम लोगों को बहुत लाभ भविष्य के अंदर होने वाला है। मैं हरियाणा सरकार सहित रेलवे का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और 30-40 लोगों को इससे फायदा होने वाला है, उनका रास्ता सुगम बना दिया है। इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। हाँ, यहाँ कई समस्याएं थी। ओवरब्रिज नहीं होने के कारण कई बार बाहरी कॉलोनियों के लोग बीमार हो जाते थे, एकदम अस्वस्थ हो जाते थे। आपातकाल के अंदर कोई रास्ता नहीं मिलता था और कई बार देखा गया है कि चलते चलते रास्ता नहीं होने के कारण इधर उधर से जो है जाने के कारण लोग बीमार आदमी मरणासन की स्थिति में पहुंच जाता था। इससे अब उस समस्या से भी हमें निजात मिल गई है और यह भी आम आदमी को भी निजात मिल गई है कि अब वो सुगमता से शहर के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। मैं शाश्वत फ्रीलांसर पत्रकार। और अब चलते चलते
नीति आयोग ने समस्या पर रोशनी डाली है, लेकिन ठोस समाधान सुझाने में विफल रहा है। समस्या है सेवा क्षेत्र में रोजगार की खराब स्थिति। आयोग ने कहा है कि भारतीय आर्थिक ढांचे में सेवा क्षेत्र केंद्रीय स्थल पर है, लेकिन इसके भीतर अनौपचारिक क्षेत्र का हिस्सा बेहद बड़ा है, जहां अधिकांश कर्मियों को रोजगार सुरक्षा या सामाजिक संरक्षण हासिल नहीं है। अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान के बावजूद सेवा क्षेत्र के कर्मी निम्न वेतन जाल में फंसे हुए हैं। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में योगदान 55% से अधिक है, मगर यह कुल रोजगार में इसका हिस्सा 1/3 ही है, और उसमें भी ज्यादातर कम वेतन वाली और अनौपचारिक नौकरियां हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 से 24 के अंत तक सेवा क्षेत्र में 18 करोड़ 80 लाख लोगों को काम मिला हुआ था, मगर रोजगार का यह क्षेत्र गहरे ढांचेगत विभाजन का शिकार है। यह तरफ सूचना तकनीक, वित्त, स्वास्थ्य और पेशेवर सेवाओं से उच्च स्तरीय रोजगार हैं, तो दूसरी ओर अनौपचारिक क्षेत्र है, जिसके भीतर 55.7% कर्मी स्वरोजगार श्रेणी में आते हैं। बिना सामाजिक सुरक्षा वाले वेतन भोगी कर्मियों की संख्या 29% है। 9.2% लोग घरेलू कामकाज में सहायक की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि 6.2% दिहाड़ी मजदूर हैं। स्पष्ट है, सेवा क्षेत्र ज्यादातर कर्मियों को किसी तरह जीने का सहारा भर दे रहा है, लेकिन उससे ऐसे उपभोक्ता तैयार नहीं हो सकते जो बाजार का विस्तार करे। तो आयोग ने कहा है कि सेवा क्षेत्र के लिए नई नीतिगत नजरिए की जरूरत है, जिसका मकसद इस क्षेत्र को औपचारिक रूप देना हो। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। युवा स्वेच्छा से आगे आकर समाज में जागरूकता फैलाएं, कहा महाराज कंवरपाल ने। पानी के लिए लिए जाने वाले सैंपल्स में 20% होते हैं फेल। भाजपा सरकार में हरियाणा कर रहा तरक्की, कहा पूर्व मंत्री जेपी दलाल। जीतूवाला ओवरब्रिज चालू होने से 15 गांवों के लोगों सहित 60,000 लोगों को मिलेगी आवागमन की सुविधा। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।